हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ऋतिक आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टम क्लास में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आधुनिक भारत की हमारी सीरीज चल रही है और हमारा जो टॉपिक चल रहा है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। फ्रेंड्स, इसके पहले मैं आपको पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा दिया है और आज का जो हमारा सेशन है वो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का है। तो हमारे साथ बने रहें। अगर हमारे साथ आप लास्ट तक बने रहते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, तो आपका इस टॉपिक से प्रश्न छूटने की संभावना ना के बराबर आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, पिछले सेशन में हमने बताया था कि किस प्रकार भारत में एक के बाद एक यूरोपीय कंपनी आई और उनमें से जो सबसे शक्तिशाली कंपनी भारत में बनकर उभरी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर कोई चुनौती दे पाया तो वह फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। मिस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद अगर दूसरी सबसे शक्तिशाली कोई भारत में बनकर उभरी तो वह फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। तो जब दो शक्तिशाली कंपनियां बनती है तो उनके बीच टकराव होता है। तो हम देखेंगे कि क्या परिस्थितियां बनी ताकि फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुए और अंततः किस प्रकार अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को व्यापार तक सीमित कर दिया। क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुए और इसी महत्वपूर्ण युद्ध ने यह डिसाइड कर दिया कि कौन भारत में शासन प्रशासन करेगा और कौन भारत में सिर्फ व्यापारी बनकर रह जाएगा। तो हमने इस परिप्रेक्ष्य में देखा कि किस प्रकार कर्नाटक का पहला युद्ध हुआ, कर्नाटक का दूसरा युद्ध हुआ और कर्नाटक का तीसरा। ये सब सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन में स्टार्ट करने जा रहा हूं फ्रेंड्स। तो आज का जो टॉपिक है वह फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो फ्रेंड्स, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय जो फ्रांस के शासक थे वो कौन थे? लुई 14वां थे। कौन थे? लुई 14वां। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय जो फ्रांस के शासक थे वही लुई 14वां थे। और किस राजवंश का शासन था? बूर्बो राजवंश का। किसका? बूर्बो राजवंश का शासन था। ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो लुई 14वां थे ये बहुत ही ज्यादा निरंकुश थे, क्योंकि इनके वर्ड्स से आप इनकी निरंकुशता का पता लगा सकते हैं। इनका कहना था आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड्स आर लॉ। मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून हैं। ये किसने कहा था? फ्रांस के शासक लुई 14वां ने। और इसी का एक वित्त मंत्री हुआ करता था कोलबर्ट की सहायता से ही 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वें के वित्त मंत्री कोलबर्ट की सहायता से 1664 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1664 ईस्वी में। तो फिर देखते हैं कि भारत में किस प्रकार से आई। तो 1667 में क्या हुआ? 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत आया और इसके साथ एक और यात्री मरकाना भी इसके साथ भारत आए थे। जब ये 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो भारत आया तो इन्होंने 1668 में फ्रांसिस कैरो ने 1668 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। तो फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। कब की? 1668 ईस्वी में। किसने की? फ्रैंको कैरो ने। किसने की? फ्रैंको कैरो ने। और फ्रांसीसियों के साथ जो दूसरे यात्री आए थे मरकाना ने एक साल के बाद 1669 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक से परमिशन लेकर फ्रांसीसियों के लिए दूसरी कोठी की स्थापना मसूलीपट्टनम में की थी। तो फ्रांसीसियों ने दूसरी कोठी की स्थापना कब की? 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। और 1672 ईस्वी में फ्रांसीसी नौसेना नायक दोहलाए फ्रांसीसी नौसेना नायक एडमिरल दोहलाए ने डचों से मद्रास के निकट सेंट थोमे को छीन लिया। 1672 ईस्वी में एक एडमिरल हुआ करते थे फ्रांसीसी नौसेना के दोहलाए। उसने क्या किया? डचों से मद्रास के निकट सेंट थोमे छीन लिया। लेकिन इसके भारी विरोध के कारण 1673-74 में डचों को पुनः वापस करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि फ्रांसीसियों का जो मुख्य व्यापारिक केंद्र था वो पांडिचेरी था। तो पांडिचेरी कैसे फ्रांसीसियों को मिला? तो हुआ यूं कि 1673 ईस्वी में, कब? 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन और वेलांग द लेस्पिने स्पिन होता है ना, स्पिन लेग स्पिन, तो स्पिन में ले लगा दीजिए, सिर्फ ले स्पिन है। ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने क्या कहा कि 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन और वेलांग द लेस्पिने ने वाली कोंडपुरम के सूबेदार शेर खान लोधी से एक छोटा सा गांव पुदुचेरी को किराए पर लिया और
उसी को डेवलप करके जो पांडिचेरी बनाया, उसी को डेवलप करके क्या बनाया, पांडिचेरी की नींव रखी। तो पांडिचेरी की स्थापना कब हुई, 1673 ईस्वी में। किसने किया, फ्रैंको मार्टिन और वेलांगदर लेस्पिने ने। ठीक है फ्रेंड्स। फिर 1674 ईस्वी में नवाब शाइस्ता खान ने फ्रांसीसियों को एक जगह दी और फ्रांसीसियों ने वहां पर चंदनगर की एक प्रसिद्ध कोठी का निर्माण कराया। और इधर क्या हुआ था कि यूरोप में डचों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता चल रही थी, और जब वो प्रतिद्वंद्विता चल रही थी तो उसका प्रभाव भारत में भी पड़ा। और भारत में क्या हुआ कि 1693 में भारत में जब यूरोप में डचों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता स्थापित हुई तो उसका प्रभाव भारत में पड़ा। और भारत में क्या हुआ, 1693 में डचों ने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया। ठीक है, पांडिचेरी जो कि फ्रांसीसियों का हेडक्वार्टर था उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन बाद में 1697 में, कब 1693 में कब्जा किया, लेकिन 1697 में रिजविक की संधि के तहत डचों ने पांडिचेरी फ्रांसीसियों को वापस करना पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स। फिर 1701 ईस्वी में पांडिचेरी को पूर्व में सभी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया। ठीक है, और फ्रांसिस मार्टिन को इस मामले का महानिदेशक बनाया गया। क्या हुआ, 1701 ईस्वी में जो पांडिचेरी था, पूर्व में जितनी भी थी फ्रांसीसियों की बस्ती, सबका मुख्यालय बना दिया गया और फ्रांसिस मार्टिन को उसका निदेशक बना दिया गया। और फ्रांसिस मार्टिन ने क्या किया, पांडिचेरी की फैक्ट्री में फोर्ट लुई का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया, फोर्ट लुई का निर्माण कराया। और इसी बीच क्या हुआ कि मेन हीरो की एंट्री होती है। मिस फ्रांसीसियों का मेन हीरो कौन है, डुप्ले। 1731 ईस्वी में चंद्रनगर के प्रमुख के रूप में डुप्ले की नियुक्ति हुई। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस को जीत लिया। फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1724 ईस्वी में मालाबार के निकट माही, और फ्रांसीसियों ने 1739 में कारिकल पर अपना अधिकार कर लिया। फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1724 में मालाबार के निकट माही, और 1739 में कारिकाल पर अधिकार। अब इसी बीच क्या हुआ कि अब एक तरफ फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी और एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। दोनों ही अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहती थी। जब दोनों अपना वर्चस्व बढ़ाना चाह रही थी तो दोनों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। और यही टकराव की स्थिति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 3 युद्धों का कारण बनी। यही युद्ध 3 कर्नाटक युद्ध में तब्दील हुआ। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध। अब हम एक एक करके इस युद्ध के बारे में देखेंगे। एक तरफ जहां फ्रांसीसियों का नेतृत्व डुप्ले कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। लेकिन यह कहा जाता है कि डुप्ले इतना कूटनीतिक होने के बाद भी फेल क्यों हो गया, क्योंकि एक स्टेटमेंट है, मेरियट ने एक स्टेटमेंट कहा था कि डुप्ले भारत को जीतने की चाबी मद्रास में ढूंढ रहा था। डुप्ले भारत को जीतने की चाबी मद्रास में ढूंढ रहा था और रॉबर्ट क्लाइव ने यह चाबी बंगाल में ढूंढी और बंगाल में ही ओरिजिनल चाबी थी। और ओरिजिनल चाबी किसको मिली, रॉबर्ट क्लाइव को, इसीलिए वह जीत गया। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब मैं आपको कर्नाटक के 3 युद्धों के बारे में बताना जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि जो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ, जिस कर्नाटक की मैं बात अभी कर रहा हूं, क्या यह कर्नाटक अभी जो प्रेजेंट में, क्या मैं उसी कर्नाटक की बारे में बात कर रहा हूं? नहीं, ये उस कर्नाटक की बात नहीं है। तो देखिए मैप में समझिए कि उस समय की जो कर्नाटक थी वो उसका पोजीशन क्या था। तो आधुनिक जो कर्नाटक है, आधुनिक कर्नाटक भारत के जो मैप है, यह भारत के पश्चिम में पड़ता है कन्नड़ तट पे। आधुनिक कर्नाटक 1950 के बाद का कर्नाटक। लेकिन उस समय का जो कर्नाटक था वह भारत के पूर्वी तट पर, कोरोमंडल तट पर था। कहां पे था, इस वाले भाग में था। इस कर्नाटक की बात नहीं हो रही है। अभी जो कर्नाटक युद्ध की बात मैं कर रहा हूं वो इस वाले क्षेत्र की बात हो रही है, वो कोरोमंडल तट पे था। तो क्लियर हो गया कि आधुनिक कर्नाटक की बात यहां नहीं की जा रही है। कर्नाटक ये वाला क्षेत्र था, कोरोमंडल तट पे था। और इस कोरोमंडल की जो सीमा थी, इस कर्नाटक की जो उत्तरी सीमा थी वह कुंडलकंपा नदी थी। कुंडलकंपा नदी उत्तरी सीमा थी और इसकी जो दक्षिणी सीमा थी तंजौर का क्षेत्र था। और ये कर्नाटक क्या था, आपको पता होगा फ्रेंड्स कि
ये सब जितने भी कर्नाटक हैं, अवध है, ये सब सारे मुगलों के अधीन एक सूबा हुआ करता था। जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई और धीरे धीरे मुगलों का पतन होने लगा, तो ये सब जो छोटे छोटे राज्य अपने आप को स्वतंत्र कर लिए। उसी में एक जो कर्नाटक राज्य था, इसने भी अपने आप को स्वतंत्र किया और कर्नाटक के जो संस्थापक थे वह सादुतुल्ला खान ने किया था। किसने किया था? सादुतुल्ला ने कर्नाटक की स्थापना की। ये वही वाला कर्नाटक है, सादुतुल्ला ने इसकी स्थापना की थी। और उस समय जो कर्नाटक था, उस समय जो कर्नाटक की राजधानी थी वो अर्काट थी। कहां थी? उस समय जो कर्नाटक की राजधानी थी वह अर्काट थी, जो पहले मुगलों के अधीन एक सूबा था। ठीक है फ्रेंड्स। और अब क्या हुआ कि इस वाले क्षेत्र में यहां पे मद्रास है और यहां पे पुदुचेरी है। और जब मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय नगर था वो मद्रास था और पुदुचेरी जो था वह फ्रांसीसियों का हेडक्वार्टर था और दोनों इसी क्षेत्र में थे। और इसीलिए इस क्षेत्र में जो भी युद्ध हुए उसे कर्नाटक का युद्ध का नाम दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अंग्रेज भी यहां पे हैं मद्रास में और फ्रांसीसी भी यहां पे हैं। ठीक है, पुदुचेरी में। ठीक है, क्योंकि इनका हेडक्वार्टर पुदुचेरी है और इनका आपका मद्रास में है। ठीक है फ्रेंड्स। तो और कर्नाटक के शहर में जो मेन शहर थे वो थे मद्रास, पांडिचेरी, आराकाट, बेल्लोर और तिरुचिरापल्ली। ठीक है फ्रेंड। अब मैं आता हूं कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ और क्यों हुआ। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ वह 1746 से 1748 कब हुआ? 1746 से 1748। कर्नाटक की जो प्रथम युद्ध हुआ, इसकी जो पृष्ठभूमि थी वह यूरोप से तैयार होकर हुई। यूरोप में क्या हुआ? 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। ठीक है, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ और जब उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ तो वहां पे ब्रिटेन और फ्रांस के बीच भी युद्ध प्रारंभ हुआ। और आपको यहां पे एक चीज ध्यान में रखनी कि जब जब भी यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ उसका प्रभाव भारत में भी पड़ा। तो भारत में जहां जहां भी वो लोग होते थे वो भी आपस में यहां पर लड़ लेते थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध का जो प्रारंभिक कारण क्या था। तो कर्नाटक युद्ध का जो प्रारंभिक कारण था वह 1740 में प्रारंभ हुए ऑस्ट्रिया के युद्ध से प्रभावित था। तो पूछा जाता है कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध पर किस युद्ध का प्रभाव था? तो ऑस्ट्रिया के युद्ध का प्रभाव था। अब हर एक युद्ध का कोई ना कोई तत्कालीन कारण होता है। तो कर्नाटक के प्रथम युद्ध का भी तत्कालिक कारण यह था कि एक ब्रिटिश नौसेनापति थे, ब्रिटिश नौसेना अधिकारी बॉर्नेट ने, ब्रिटिश नौसेना अधिकारी बॉर्नेट, किसने? बॉर्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का, कुछ फ्रांसीसी जहाजों का कब्जा कर लिया। ठीक है, ब्रिटिश नौसेना अधिकारी बॉर्नेट ने क्या किया? कुछ फ्रांसीसी जहाजों का कब्जा कर लिया। और जब फ्रांसीसी जहाजों का बॉर्नेट ने कब्जा कर लिया तो उस समय जो फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले, कौन थे? डुप्ले ने क्या किया? कर्नाटक के जो राजा, कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन, कौन थे? कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन थे। अनवरुद्दीन के पास सहायता के लिए गए कि हमारे अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता कीजिए, लेकिन अनवरुद्दीन ने क्या किया? डुप्ले की सहायता करने से इनकार कर दिया। जब अनवरुद्दीन ने, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की सहायता करने से इनकार कर दिया तो डुप्ले ने क्या किया? मैंने आपको बताया था अभी कि 1721 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस को भी अपने अधिकार में ले लिया। तो मॉरिशस में डुप्ले के ही समकालीन एक फ्रेंच गवर्नर थे, फ्रेंच गवर्नर जिसका नाम था लॉ बोर्डोनो। क्या था? लॉ बोर्डोनो। लॉ बोर्डोनो से ही डुप्ले ने सहायता की मांग की। जब इन्होंने सहायता की मांग की तो लॉ बोर्डोनो ने क्या किया? 3000 सैनिक को लेकर आया और कोरोमंडल तट को घेर लिया, मतलब मद्रास को घेर लिया और मद्रास पर अधिकार कर लिया। लेकिन जब मद्रास पर अधिकार कर लिया तो क्या हुआ कि ये लॉ बोर्डोनो था, ये बहुत ज्यादा चालाक था। इसने बोला मैं तो चलो उतनी दूर से आया हूं तो मुझे इसमें क्या फायदा होगा। तो इसने अंग्रेजों से बातचीत करना प्रारंभ किया। इसने बोला कि अगर तुम मुझे 40,000 पाउंड दे दोगे तो मैं ये मद्रास तुम्हें सौंप कर दूंगा। तो अंग्रेजों को क्या था? अंग्रेजों ने बोला चलो 40,000 पाउंड तो जाएंगे लेकिन हमारा मद्रास तो बच जाएगा। तो इसने क्या किया? अंग्रेजों ने 40,000 पाउंड लॉ बोर्डोनो को दे दिए और मद्रास, लॉ बोर्डोनो ने इसको वापस कर दिया और लॉ बोर्डोनो यहां से चले गए। जब इस बात का पता डुप्ले को लगा तो डुप्ले को बहुत आहत हुआ कि मैंने लॉ बोर्डोनो को अपनी सहायता करने के लिए बुलाया था लेकिन इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। तो डुप्ले ने क्या किया? दोबारा मद्रास पर आक्रमण कर दिया। किस पर? मद्रास पर आक्रमण किया। और जब इसने मद्रास पर आक्रमण किया
तो अंग्रेज फिर जाते हैं अनवरुद्दीन के पास सहायता, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन, और अनवरुद्दीन इस बार क्या होता है, अंग्रेजों की सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसी पृष्ठभूमि में एक युद्ध होता है, सेंट थोमे का युद्ध। कौन सा? सेंट। तो आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में कि सेंट थोमे का युद्ध का संबंध किससे है? तो सेंट थोमे का युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध से, सेंट थोमे युद्ध का संबंध प्रथम कर्नाटक युद्ध से। और सेंट थोमे की जो लड़ाई हुई थी 1748 में हुई थी। क्या हुई थी? 1748 में सेंट थोमे की युद्ध की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? कर्नाटक एक तरफ था, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन, और दूसरे तरफ थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरे तरफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर डुप्ले के बीच। सेंट थोमे की लड़ाई 1748 में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और फ्रेंच कंपनी के गवर्नर डुप्ले के बीच। लेकिन अनवरुद्दीन स्वयं भाग नहीं लिया था। अनवरुद्दीन ने महफूज खां को, किसको? महफूज खां को 10,000 सेना के साथ युद्ध करने के लिए भेजा था। अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में युद्ध करने के लिए 10,000 सैनिक के साथ भेजा। और डुप्ले ने क्या किया? पैराडाइज के नेतृत्व में, किसके? पैराडाइज के नेतृत्व में लगभग इसके पास 1,000 ही सैनिक थे, लगभग 1,000 ही सैनिक थे, जिसमें कुछ फ्रांसीसी थे और ज्यादातर भारतीय सैनिक थे। ठीक है। और इस युद्ध में क्या हुआ? इस लगभग 1,000 सैनिक ने उस 10,000 सैनिकों के छक्के छोड़ा दिए और उस 10,000 सैनिकों को बिल्कुल हरा दिया। जब इस 1,000 सैनिक ने 10,000 सैनिकों को हरा दिया तो इस युद्ध में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। कौन जीता? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया की जीत हुई। और यह युद्ध इतिहास में बहुत ज्यादा फेमस हुआ, क्योंकि यह युद्ध में पहली बार किसी यूरोपीय कंपनी ने भारतीय राज्य की किसी कंपनी को हरा दिया था। ठीक है, किसी यूरोपीय कंपनी ने भारत के राज्य को हराया था, इसीलिए यह बहुत ज्यादा फेमस हुआ। और यहीं से इसी टेक्निक को अंग्रेजों ने अपनाया, क्योंकि यहीं से अंग्रेजों को लगा कि किस प्रकार क्योंकि भारतीय जो होते थे बहुत ज्यादा वफादार होते थे। इन्होंने देखा कि भारतीयों को कम पैसे देकर कैसे उसका उपयोग किया जा सकता है, और यहाँ पे भारतीयों ने बहुत ज्यादा वफादारी दिखाई, जिसके कारण से युद्ध लड़ा गया। इसी टेक्निक को उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव ने फॉलो किया था, जो कि बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी का स्थापना करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ से देखा क्या कि प्रथम कर्नाटक सेंट थोमे के युद्ध में किसकी जीत हो गई? फ्रांसीसी। जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई तो डुप्ले का बहुत ज्यादा चर्चा हुआ, डुप्ले एक सितारा के रूप में उभरा। ठीक है, डुप्ले की बहुत ज्यादा चर्चा हुई, क्योंकि 1,000 सैनिक 10,000 सैनिक को हरा देगा तो यह चर्चा का विषय बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी बहुत ज्यादा तारीफ हुई थी। उसके बाद क्या हुआ कि यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हुआ। जब ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार के युद्ध की जो समाप्ति हुई वह 1748 में एक्सला-शापिल की संधि के साथ हुआ। किसी संधि के साथ? एक्सला-शापिल की संधि के साथ हुआ। ठीक है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। और ऑस्ट्रिया के जब उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हुआ तो भारत में भी कर्नाटक के प्रथम युद्ध की समाप्ति हुई। तो भारत के प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस युद्ध के साथ हुई? एक्सला-शापिल की संधि। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को अमेरिका में लुईबर्ग दिया। क्या दिया? इस संधि के तहत अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को अमेरिका में लुईबर्ग नामक स्थान दिया, और फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को भारत में जो मद्रास लिया था वह मद्रास को वापस किया। तो इस प्रकार प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। तो हमने देखा कि जिस प्रकार कर्नाटक का पहला युद्ध था वह यूरोप की पृष्ठभूमि में लड़ा गया था, लेकिन कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध हुआ वह भारतीय पृष्ठभूमि में ही लड़ा गया था। कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध हुआ वह हैदराबाद और कर्नाटक की राजगद्दी को लेकर हुआ। ठीक है, भारत की पृष्ठभूमि में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच भारत की पृष्ठभूमि में हुआ। कर्नाटक और हैदराबाद की राजगद्दी को लेकर हुआ यूं कि कर्नाटक के जो नवाब थे निजाम उल मुल्क, उनकी मृत्यु 1748 ईस्वी में हो गई। जब 1748 ईस्वी में निजाम उल मुल्क की मृत्यु हुई तो उसका पुत्र जो था नासिर जंग वह उसका उत्तराधिकारी बना। लेकिन मुजफ्फर जंग भी यहाँ पे दावेदारी कर रहा था नवाब बनने की। और दूसरे साइड यहाँ पे क्या हुआ, कर्नाटक का नवाब कौन था? अनवरुद्दीन। इस समय मराठों ने क्या किया, मराठे अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, तो मराठों ने क्या किया, चंदा साहब जो कि अनवरुद्दीन के ही परिवार का सदस्य था उसको रिहा कर दिया। और जब चंदा साहब यहाँ पे आए तो ये भी दावा करने लगे नवाब का, तो यहाँ पे भी दावा करने लगे कर्नाटक में चंदा साहब और यहाँ पे मुजफ्फर जंग। तो इस स्थिति का फायदा डुप्ले ने उठाया। ठीक है,
क्योंकि डुप्ले को आप जानते हैं कि अनवरुद्दीन से नहीं बनी थी, क्योंकि अनवरुद्दीन ने डुप्ले की सहायता करने से इनकार कर दिया था। तो फ्रांसीसियों को अनवरुद्दीन से कोई फायदा नहीं था, तो फ्रांसीसी ने सोचा कि क्यों ना अनवरुद्दीन को हटाकर हम दूसरे किसी को यहाँ का नवाब बनाए। तो इन्होंने चंदा साहब को अनवरुद्दीन के खिलाफ उकसाया और बोला कि आप कर्नाटक का अभियान कीजिए और आप अनवरुद्दीन को हटाइए, मैं आपको वहां का नवाब बना दूंगा। तो कर्नाटक में क्या किया, फ्रांसीसियों ने किसको सपोर्ट किया, चंदा साहब को। वहीं कर्नाटक में अंग्रेज किसको चाह रहे थे कि अनवरुद्दीन ही यहाँ का शासक बना रहे। लेकिन जस्ट इसके विपरीत हैदराबाद में अंग्रेज चाह रहे थे कि नासिर जंग ही वहां का नवाब बना रहे, लेकिन फ्रांसीसी चाह रहे थे कि मुजफ्फर जंग वहां का नवाब बने। तो इसी परिप्रेक्ष्य में एक युद्ध होता है अंबुर का युद्ध। जिस प्रकार सेंट थोमे का युद्ध का संबंध प्रथम कर्नाटक के युद्ध से, उसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि अंबुर का युद्ध का संबंध कर्नाटक के द्वितीय युद्ध से। और अंबुर का युद्ध कब हुआ था, 1749 में। किसके किसके बीच, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। अंबुर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ कि फ्रांसीसियों के साथ 3 शक्तियां थी। याद करने के लिए MCD, एम मतलब मुजफ्फर जंग, C मतलब चंदा साहब और D मतलब डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। तो ये तीनों एक साथ थे। और इधर इन लोगों ने क्या किया कि कर्नाटक के जो नवाब थे अनवरुद्दीन की इस युद्ध में हत्या हो गई। अंबुर के युद्ध में अनवरुद्दीन की हत्या हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ, अनवरुद्दीन का जो बेटा था मोहम्मद अली वहां से भाग करके तिरुचिनापल्ली में जाके शरण लिया। उसके बाद अनवरुद्दीन की जब हत्या हो गई और मोहम्मद अली वहां से भाग गए, तो वहां जो नया नवाब बना, ठीक है, नया नवाब चंदा साहब बने। कौन बने, कर्नाटक के नए नवाब चंदा साहब बने। जब चंदा साहब कर्नाटक के अनवरुद्दीन की जब हत्या हो गई, कर्नाटक के नए नवाब बने चंदा साहब। जब चंदा साहब बने तो चंदा साहब चूंकि फ्रांसीसियों के सहयोग से बने थे, तो फ्रांसीसियों को कुछ ना कुछ पुरस्कार देना बनता है। तो चंदा साहब ने फ्रांसीसियों को क्या किया, पांडिचेरी के निकट 80 गांव दिए पुरस्कार में। पांडिचेरी के निकट फ्रांसीसियों को 80 गांव पुरस्कार में दिए। ठीक है, उसके बाद इधर क्या हुआ, हैदराबाद में भी एक युद्ध में आपको नासिर जंग की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई, नासिर जंग की जब मृत्यु हो गई तो नया नवाब बना मुजफ्फर जंग। कौन बना, मुजफ्फर जंग। और मुजफ्फर जंग ने फ्रांसीसियों को कृष्णा नदी के दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक के मुगल क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है, क्या पुरस्कार दिया मुजफ्फर जंग ने फ्रांसीसियों को, कृष्णा नदी के दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक के मुगल जो क्षेत्र थे उसका गवर्नर फ्रांसीसियों को बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक दुर्घटना में मुजफ्फर जंग की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद सलाबत जंग नवाब बने तथा इसने भी फ्रांसीसियों को पुरस्कार दिया। आंध्र प्रदेश के क्षेत्र जिसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, वह उसको पुरस्कार दिया। जब इन सब विजय हो रही थी, इधर थोड़ा सा क्या हुआ कि फ्रांसीसी थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में हो गए। लेकिन इसका फायदा आपको रॉबर्ट क्लाइव ने उठाया। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, जो अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली भाग गया था उससे जाके कंसल्ट किया और इन्होंने फ्रांसीसियों की शक्ति कम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, कर्नाटक की राजधानी पर आक्रमण कर दिया और वहां पे जाके क्लाइव ने अर्काट पर घेरा डाला और अर्काट पर क्या किया, कब्जा कर लिया। जब अर्काट पर कब्जा कर लिया तो क्या किया, कर्नाटक में जो थे चंदा साहब, वो वहां से जब बाहर निकले तो रास्ते में क्या हुआ, धोखे से उसकी हत्या तंजौर के राजा ने कर दी। तो यहां का भी रास्ता अंग्रेजों का क्लियर हो गया। यहां भी अंग्रेजों के मनपसंद का राजा बने क्योंकि चंदा साहब की मृत्यु हो गई। और इन लगातार युद्ध से क्या हुआ कि फ्रांसीसियों की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि अंततः फ्रांसीसियों को अंग्रेजों से वार्ता आरंभ करनी पड़ी। ठीक है, और 1754 ईस्वी में क्या हुआ कि डुप्ले को भारत से वापस बुला लिया गया। और जब भारत से वापस बुला लिया गया तो उसके बदले जो नया गवर्नर आया भारत में, वह गोहेडू आया। गोहेडू उतना ज्यादा डिप्लोमेटिक नहीं था। फ्रांसीसियों के हार का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो उसका मेन हीरो था डुप्ले, वह भारत से चला गया था। ठीक है,
उसके बाद कर्नाटक के दूसरे युद्ध की समाप्ति हुई। कर्नाटक के दूसरे युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी के युद्ध से हुई। पांडिचेरी के संधि से, कौन सी संधि से? पांडिचेरी की संधि से 1754 ईस्वी में हुई। कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो हुआ वो भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो हुआ वह यूरोपीय पृष्ठभूमि में हुआ, क्योंकि यूरोप में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच युद्ध चल रहा था और ऑस्ट्रिया का समर्थन फ्रांस कर रहा था और ब्रिटेन प्रसा का समर्थन कर रहा था। ठीक है, तो इसका प्रभाव भारत में भी पड़ा। भारत में भी दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। इसे सप्तवर्षीय युद्ध के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध हुआ 1756 से 1763 ईस्वी तक। ठीक है, 7 साल तक हुआ, इसीलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। और जब भारत में युद्ध हुआ तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का भी तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण यह था कि नवंबर 1756 में कर्नाटक के तृतीय युद्ध का तात्कालिक कारण यह था, नवंबर 1756 ईस्वी में एडमिरल वाटसन एवं क्लाइव द्वारा बंगाल में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया गया। ठीक है, वाटसन और क्लाइव के द्वारा जो फ्रांसीसियों का बंगाल में उपनिवेश था चंद्रनगर, उस पर अंग्रेजों द्वारा अधिकार कर लिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हुआ? 1757 ईस्वी में काउंट लाली भारत आया। उसके बाद यहां पे एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में महत्वपूर्ण युद्ध हुआ है। ठीक है, तो वांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? काउंट लाली। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? आयरकुट। ठीक है, तो इस युद्ध के बाद हुआ फ्रांसीसियों का अंततः बुरी तरह से हार हुआ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। ठीक है, और तृतीय कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति हुई पेरिस की संधि के साथ हुई। किस युद्ध के साथ हुई? तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि के साथ हुई। ठीक है, 1763 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार अंग्रेजों और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच युद्ध हुआ और अंततः अंग्रेजों ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया और उसको व्यापार तक ही सीमित कर दिया। और क्योंकि आप देखिए डेट 1746 में शुरू हुआ था और यह 1763 ईस्वी तक चला, और इसके बीच में आपको एक डेट याद होगा 1757, क्योंकि 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीत लिया था और वह अंग्रेजों की सबसे बड़ी जीत थी। और उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ, यह भी युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीत गया। तो अंग्रेज क्या हुआ? बहुत ही शक्तिशाली कंपनी भारत में बनकर उभरा। तो इस प्रकार हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी भी का टॉपिक भी समाप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि उन्हें भी शानदार क्लास को पढ़ने का मौका मिल सके। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।